बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 से प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करी है। तो अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अप टू डेट पेपर्स हैं उनमें से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, टॉस ए डाई एंड ए कॉइन इफ इवेंट ए इज द अक्रेंस ऑफ ए हेड एंड एन इवन नंबर एंड इवेंट बी इज द अक्रेंस ऑफ हेड एंड ए वन। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब बेटा ये देखें कि आपने एक लूडो का दाना और एक सिक्का टॉस किया है। तो सिक्के के ऊपर जो पॉसिबल फेसेस हैं वो हेड और टेल हैं। लूडो के दाने के पॉसिबल पॉइंट्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं। जब आपने इन दोनों को इकट्ठा टॉस किया है तो इसका मतलब टोटल पॉइंट्स जो पॉसिबल आएंगे सैम्पल स्पेस में वो होंगे 12। अब वो कंबाइन एक्सपेरिमेंट है सिक्के और लूडो के दाने का, इस वजह से हेड के साथ आपने ये 1 2 3 4 5 6 लिखना है। फिर बेटा आपने टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखना है। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गई। अब जो यहाँ पर इवेंट ए जो है, इवेंट ए है अक्रेंस ऑफ हेड एंड इवन नंबर, यानी इवेंट ए आपके उन पॉइंट्स को इंडिकेट करता है जहाँ पर हेड भी नज़र आए और इवन नंबर भी नज़र आए। यानी हेड के साथ 2 आना चाहिए, हेड के साथ 4 आना चाहिए, हेड के साथ 6 आना चाहिए। ये 3 पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो इवेंट ए में पड़े हुए हैं। इवेंट बी जो है बेटा ये अक्रेंस ऑफ हेड एंड ए वन, यानी एक नंबर और हेड के आने को इंडिकेट करता है। तो अब इस सैम्पल स्पेस के अंदर एक नंबर और हेड आने की पॉसिबिलिटी ये एक ही है, तो ये इवेंट बी हो गया। अब ये बेटा ये देखें कि ये दोनों इवेंट जो है ना ये सेपरेट हैं, इनमें कोई भी पॉइंट जो है कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है ये 5 है, खाली सेट बना हुआ है, इसका मतलब कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट अक्रेंस इज 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस आपके पास 3 हैं, टोटल केसेस जो हैं वो 12 हैं सैम्पल स्पेस के अंदर। तो 3/12 1/4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमने लेना है, तो ये फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर सैम्पल स्पेस के पॉसिबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस इवेंट बी का 1 है, इसी तरह टोटल केसेस जो हैं वो 12 हैं, तो 1/12 हमारा आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कॉमन पॉइंट जो है वो कोई नहीं है, खाली सेट है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है ये 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपने निकालना है ए आर बी, यानी ए आर बी कह लो या ए यूनियन बी कह लो। इसका मतलब है कि ए आता है या बी आता है, ए आर की वजह से प्लस हो जाएगा, कॉमन पॉइंट इनमें होल्ड नहीं करता, इस वजह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ की मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये 1/12 है। इनको मज़ीद आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 4/12 या 1/3 जो है आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये दिया हुआ 0.7। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमने ये देखना है कि यहाँ कॉमन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों इवेंट्स फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि जहाँ पर 2 इवेंट में कोई चीज़ कॉमन आ जाती है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अब हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का लॉ जो है ये अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 1 है। अब यहाँ पर देखें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है।
आप ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है, यानी दोनों इक्वल है। तो यहाँ मैंने बी की जगह पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख दिया, क्योंकि हमें मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये दोनों प्लस हो गए, ये वाला 0.1 जो है उठा के इस तरफ ले आए, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो 0.8 को आपने 2 पे 3 डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट्स 0.4। 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, और 0.4 जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a customer enter in a food store. The probability that he will buy bread is 0.6, milk is 0.5, and both bread and milk is 0.3. What is the probability customer enter in the shop will buy either milk or bread, neither milk nor bread? अब हमने दो इवेंट पहले जनरेट किए। एक इवेंट बी है कि कस्टमर ने ब्रेड परचेज़ की, एम है कि कस्टमर ने मिल्क परचेज़ किया, और बी इंटरसेक्शन एम है कि कस्टमर ने मिल्क भी परचेज़ किया और ब्रेड भी परचेज़ की। ये आपको प्रोबेबिलिटी बेटा उन्होंने दी हुई है कि अगर वो ब्रेड परचेज़ करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, और अगर वो मिल्क परचेज़ करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, और अगर वो दोनों चीज़ें परचेज़ करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है। अब ये जो कॉमन पार्ट है ये इंडिकेट करता है कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ये वेन डायग्राम में आप देखें कि ये ब्रेड है, ये मिल्क है, और ये इनका कॉमन पार्ट है, ब्रेड एंड मिल्क। हमने क्वेश्चन में पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कस्टमर ने या तो मिल्क परचेज़ किया है या फिर ब्रेड परचेज़ की है। तो यहाँ कॉमन पार्ट इंडिकेट करता है कि वो दोनों चीज़ें भी परचेज़ कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर एम इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एम, क्योंकि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ जो है यहाँ पर अप्लाई हुआ, इसलिए कि यहाँ कॉमन पार्ट होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ कॉमन पार्ट एग्जिस्ट ना करता तो ये फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना था, फिर ये वाला जो जॉइंट वाला है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाना था, ये नहीं होना था। बाकी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम रहना था। अब इनके अंदर आपने कीमतें रखनी, ये तीनों कीमतें आप यहाँ पर रख दें तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है 0.80। अब ये आंसर बेटा निकला है मिल्क या ब्रेड परचेज़ करने का। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो ना मिल्क परचेज़ करता है ना ही ब्रेड परचेज़ करता है, यानी उसने मिल्क भी नहीं लिया और ब्रेड भी नहीं ली। तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ इनका जो बी डैश इंटरसेक्शन एम डैश है इट्स इक्वल टू बी यूनियन एम का होल डैश, यानी होल प्राइम कैल है। तो ये डी मॉर्गन लॉ है, 1 में से आपने इसे माइनस करना है, ये आपके पास प्राइम जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, किसी भी इवेंट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो आप उसे 1 में से माइनस कर सकते हैं उसके ओरिजिनल इवेंट को। तो यहाँ पर ये जो बी यूनियन एम है या बी आर एम है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली हुई है 0.8। ये 0.8 अब यहाँ पर रखें तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कि वो ना मिल्क लेता है ना ही ब्रेड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ए ऑफ हाउस होल्ड इन हाफिजाबाद 35% have the freezer and 60% have the color TV. Given that 25% of household have both freezer and TV, calculate the probability that a household has either freezer or TV but not both. अब यहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है वो ये है कि 35% घर हैं जिनके पास फ्रीज़र है और 60% घर हैं जिनके पास कलर टीवी है और 25% घर हैं जिनके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एफ आपने ले लिया कि हाउस होल्ड हैविंग फ्रीज़र, टी ले लिया हाउस होल्ड हैविंग टीवी, और एफ इंटरसेक्शन टी हमने लिया कि हाउस होल्ड हैविंग फ्रीज़र एंड टीवी बोथ। अब ये इंफॉर्मेशन जो है इसको अगर हम वेन डायग्राम में डिस्प्ले करें तो ये इनका जॉइंट पार्ट है, यानी ये
पार्ट इंडिकेट करता है कि इनके पास से फ्रीज़र भी है और टेलीविज़न भी है। ये जो वाइट पोर्शन है ये टोटल इवेंट एफ है, एफ में से ये कॉमन पार्ट आपने माइनस कर दिया तो ये वाइट रह गया। अब इस वाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ वाइट मौजूद है बट यहाँ पर टेलीविज़न एब्सेंट है। इसी तरह इस पार्ट को, ये जो पूरा टी है इसमें से ये वाला शेडेड एरिया माइनस कर दो तो ये वाइट पोर्शन बाकी बचेगा। इट विल बी रिटन एज टी माइनस एफ इंटरसेक्शन टी, या टीवी है लेकिन फ्रीज़र जो है वो नहीं है, फ्रीज़र एब्सेंट है इस हिस्से में। अब हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है कि उनके पास जो घर आपने जो चूज़ किया है उस घर में या तो फ्रीज़र है या टीवी है बट नॉट बोथ, यानी ये शेड वाला जो एरिया है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम एक ये प्रॉबिलिटी लेना चाहते हैं और एक ये वाली प्रॉबिलिटी लेना चाहते हैं। इन शॉर्ट कि हम ये वाइट पोर्शन दोनों तरफ के ये मालूम करना चाह रहे हैं। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाए या ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाए, ये दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन टी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एफ डैश। अब ये जो एफ इंटरसेक्शन टी है इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, इसी तरह ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो आप इसकी जगह पर ये एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन टी लिखें, इसकी जगह पर टी माइनस टी इंटरसेक्शन एफ लिखें। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है ये एफ के ऊपर भी अटैच होगी और ये प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर भी अटैच होगी, प्रोबेबिलिटी टी के ऊपर भी और प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर भी अटैच होगी। यहाँ पर अब बेटा आपने कीमतें रखनी है, ये कीमतें आपको दी गई हैं। यानी फ्रीज़र की प्रोबेबिलिटी जो है ये है 35% और टीवी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% है और 25% है दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो ये कीमतें आप इसमें रखें और इसे सॉल्व कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ओपन ए जनरल स्टोर एंड बुक शॉप इन एनी 1 year, the probability of a robbery in general store is 0.1 and probability of robbery in bookshop is this one, 0.02. For any 1 year, what is the probability neither business will robbed, both will robbed, either one or other but not both will robbed? यानी कोई बंदा है जिसने एक जनरल स्टोर खोला और एक उसने बुक शॉप खोली और दोनों में चोरी होने की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। हमने एक इवेंट बनाया जी के जनरल स्टोर में चोरी होगी, बी बनाया बुक शॉप में चोरी होगी और बी इंटरसेक्शन जी बना लिया कि दोनों में चोरी होगी। अब जो गिवन है आपको बेटा, जनरल स्टोर की चोरी की प्रोबेबिलिटी है 0.10, बुक शॉप की जो चोरी है उसके चांसेस है 0.02। तो चूंकि दोनों जगह पर जो चोरी के चांसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी बुक स्टोर में चोरी हुई है तो ज़रूरी नहीं कि जनरल स्टोर में भी चोरी होगी, या बुक शॉप में चोरी नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं है कि जनरल स्टोर में भी चोरी नहीं होगी, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये वेन डायग्राम जो है इसे आप ऑब्जर्व करें, ये है बुक शॉप के अंदर चोरी के चांसेस और ये है जनरल स्टोर के अंदर चोरी के चांसेस, और ये है कि दोनों में चोरी हो सकती है। क्यों कि ये कॉमन पार्ट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इस वजह से दोनों में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चोरी हो जाए। अब ये जो वाइट पोर्शन है ये इंडिकेट करता है कि पूरे बी में से ये कॉमन पार्ट माइनस हुआ, और ये जो वाइट पोर्शन है जी का ये इंडिकेट करता है कि पूरे इवेंट जी में से ये शेड एरिया हमने माइनस किया। इसे हम लिख सकते हैं कि बी प्रेजेंट है और ए जो है वो जी जो है वो एब्सेंट है, यानी जनरल स्टोर में चोरी नहीं हुई, बुक शॉप में होगी। इसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर बुक शॉप में चोरी हुई है बट जनरल स्टोर में चोरी नहीं हुई, सॉरी जनरल स्टोर में चोरी हुई है बट बुक स्टोर में चोरी नहीं हुई। तो हमने पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नाइदर बिजनेस विल बी रॉब्ड, यानी किसी जगह भी चोरी नहीं हुई, बी डैश इंटरसेक्शन जी डैश। अब इसे डिमॉर्गन लॉ से भी हम हल कर सकते हैं और इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं बी और जी, तो इनको ब्रेक किया जा सकता है। इनको ब्रेक करके जहां पर प्राइम है बी प्राइम है वहाँ ये कीमत रख दे, जहाँ जी प्राइम है वहाँ पर आपने ये कीमत रखी, दोनों कीमतें यहाँ रख के सॉल्व कर दें। फिर है कि दोनों जगह चोरी हो जाती है। अब बुक में भी चोरी होगी, बुक शॉप में भी और जनरल स्टोर में भी चोरी होगी,
तो इनकी जो चोरी की पॉसिबिलिटीज़ हैं ये दोनों यहाँ पर रखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि आइदर वन और अदर बट नॉट बोथ, यानी एक जगह चोरी हुई है दोनों जगह नहीं हुई। अब एक जगह अगर चोरी हुई है तो हो सकता है कि बुक शॉप में चोरी हुई और जनरल स्टोर बच गया हो, ये भी हो सकता है कि जनरल स्टोर में चोरी होगी हो और बुक शॉप जो है वो बच गया हो। अब इनको ब्रेक करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनको ब्रेक किया जा सकता है इस फॉर्म में। जहाँ पर बार है, डैश है, वहाँ पर आपने डैश वाली कीमत रख देनी है, और जहाँ पर सिंपल है, इवेंट के ऊपर बार नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पर आपने सिंपल कीमत रख देनी। ये सारी कीमतें जो हैं ये आपने यहाँ पर बेटा निकाली हुई हैं, ये कीमतें आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ से कीमतें उठाएं और इस फार्मूले में आप रख दें, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिए कि इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।